हेलो नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आज की क्लास में मैं फिर से आपके लिए सक्षमता परीक्षा विशेष को लेके आया हूं। साथियों, मैं आज से आप लोगों का एक कहना चाह रहा हूं बात कि जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि सक्षमता परीक्षा देना सभी शिक्षक बंधुओं को अनिवार्य हो चुका है। तो साथियों, आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे और सही ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोग साथियों सही चीज कर पाएंगे। तो साथियों, हम लोग चलते हैं कि क्या करना है, और अपने कंटेंट की तरफ जाने से पहले साथियों चलते हैं हम लोग थोड़ा सा एक कोटेशन पर। तो देखते हैं कोटेशन क्या लिखा हुआ साथियों। तो कहता है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं। साथियों, इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। साथियों, हौसलों की जरूरत होती है। तो आइए साथियों, हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो देखते हैं साथियों क्या क्या क्लास में है, हम लोग को आज क्या पढ़ना है। तो साथियों, हम लोग देखेंगे कि आज मैं साथियों तिरंगा सीरीज को लेके आया हूं, जिसमें आज लुसेंट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। साथियों, यह लुसेंट रिवीजन करके आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो जरा मैं साथी अपना पेन को ले रहा हूं और चलते हैं। आइए दोस्त देखते हैं तो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो कहता है कि भारतीय पुरातात्विक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातात्विक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। साथियों किसे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वहीं पर सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य, क्या कहा कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो वह अभिलेख है एरण्य अभिलेख। किसे, एरण्य अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का अभिलेख कहा जाता है उसको। किसे, भानुगुप्त का अभिलेख कौन सा है, एरण्य अभिलेख। और इस एरण्य अभिलेख में सती प्रथा के बारे में प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। आइए साथियों देखते हैं कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। साथियों, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। और यहीं पर कहा सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं, तो एरण्य अभिलेख से। और एरण्य अभिलेख किसका अभिलेख है, तो भानुगुप्त का अभिलेख है। वहीं पर साथियों कुछ अभिलेख हैं और शासक, उसके शासनकाल। साथियों देखते हैं कि जैसे कहा कि हाथी गुफा अभिलेख, क्या कहा, हाथी गुफा अभिलेख किसका है, तो कलिंग राजा खारवेल का है। किसका, कलिंग राजा खारवेल का है। वहीं पर जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार अभिलेख के भी नाम से जाना जाता है, ये किसका है, तो यह रुद्रदामन का है। साथियों किसका है, तो यह रुद्रदामन का है। वहीं पर नासिक अभिलेख, क्या कहा, नासिक अभिलेख किसका है, तो नासिक अभिलेख गौतम बलश्री का है। किसका है साथियों, तो यह गौतम बलश्री का है। वहीं पर प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है, तो साथियों समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख है। वहीं पर साथियों बात करते हैं कि एहोल अभिलेख किसका है, तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का है। फिर बात करते हैं साथियों कि मंदसौर अभिलेख, क्या, मंदसौर अभिलेख किसका है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है। किसका, मालवा नरेश यशोवर्मन का है। वहीं पर ग्वालियर अभिलेख, क्या, ग्वालियर अभिलेख किसका है, तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। किसका, प्रतिहार नरेश राजा भोज का है। वहीं पर बात करते हैं भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, क्या कहा, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किसका है साथियों, तो वह शासक है स्कंदगुप्त का, है ना। किसका है, तो यह शासक है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख, तो भीतरी व जूनागढ़। प्रतिहार नरेश भोज का कौन सा है, तो ग्वालियर अभिलेख। मालवा नरेश यशोवर्मन का कौन सा अभिलेख है, तो मंदसौर अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा है, तो एहोल अभिलेख है। समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है। फिर गौतम बलश्री का अभिलेख कौन है, तो नासिक अभिलेख है। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख है। कलिंगराज खारवेल का कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुफा अभिलेख है। साथियों अब इसके साथ ही चलते हैं तो ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तो ब्रह्मांड से रिलेटेड को बात करने से पहले हम लोग समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो एक आया है बिग बैंग थ्योरी, क्या कहा, बिग बैंग थ्योरी। क्या, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेथियर ने दिया। कौन, जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी को दिया गया। वहीं पर साथियों बात करते हैं हिग्स बोस, क्या कहा, हिग्स प्लस
बोस, ये थ्योरी जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल, जिसको हिग्स बोसन के भी नाम से जानते हैं। आइए साथियों बात करते हैं, कुछ एक्ट्स हैं। एक्ट वह कौन कौन से थे जरा देखते हैं वह एक्ट्स। तो कहा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, क्या कहा, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है। क्या भारतीय राष्ट्रीय खाद्य एक्ट कब है, किसका कब का है, तो 2003 का है। वहीं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का है, तो 2009 का। यहीं से आपको बता दें साथियों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, और वहीं पर आया है नेप, क्या आया है, नेप, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब का है, तो 2020 का है। कब है साथ, कब का है, 2020। और समिति का क्या नाम है, तो कस्तूरी रंगन समिति। साथियों क्या है, कस्तूरी रंगन समिति। अब बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, क्या कहा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात एक्ट, वो कब लागू किए, कब का है, तो 2005 का। और इसे लागू कब किया गया, तो 2 फरवरी 2006 को। कब लागू किया गया, 2 फरवरी 2006 को लागू किया। वहीं पर मनरेगा के बारे में कहा, जो कि मनरेगा 2009 में लागू हुआ है। अब बात करते हैं साथियों जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, क्या कहा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया है साथियों, तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को आया है। कब आया है साथियों, तो 2002 को आया है। अब साथियों बात करते हैं तो कुछ वायसराय एवं गवर्नर से रिलेटेड बात करते हैं, जो खासकर आपको पूछे जाते हैं हर एक एग्जामों में। तो उसके बारे में साथियों बात करते हैं, वह क्या है जरा देखते हैं। तो वह है साथियों बात करते हैं तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। किसे, लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय के रूप में मानते हैं। साथियों बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा। साथियों बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो साथियों वारेन हेस्टिंग्स है। कौन है साथियों, तो वारेन हेस्टिंग्स है। वहीं पर बात करते हैं साथियों कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राज गोपालाचारी। कौन, सी राज गोपालाचारी होते हैं। फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। वो कौन है साथियों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह क्वेश्चन साथियों आपको हर एक एग्जाम में देखने को एक न एक प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो आइए साथियों बात करते हैं कुछ वेद से रिलेटेड वह कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं साथियों। तो मतलब कहा वेदेत्री में कौन शामिल है, साथियों क्या कहा, वेदेत्री में कौन शामिल है। वेद के बारे में बात करते हैं तो वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। और वेदेत्री में कौन शामिल है, तो वेदेत्री में ऋग्वेद शामिल है, सामवेद शामिल है और यजुर्वेद शामिल है। कौन है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल होते हैं। साथियों बात करते हैं कि सामवेद में संगीत के बारे में कहा जाता है। क्या, सामवेद में संगीत के बारे में बात कहती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। वहीं पर बात करते हैं कि सभा एवं समिति, अर्थात सभा एवं समिति ये प्रजापति कि ये सभी पुत्रियां थी। ये क्या थी, प्रजापति की ये पुत्रियां थी जिनका नाम था सभा एवं समिति। क्या नाम था, सभा एवं समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। वहीं पर बात करते हैं जादू टोना एवं अंधविश्वास का वेद किसे कहा गया है। साथियों जादू टोना एवं अंधविश्वास का वेद किसे कहा गया है, तो वह अथर्ववेद को कहा गया। किसे, अथर्ववेद को कहा गया है। वहीं पर साथियों बात करते हैं तो ग्रह से रिलेटेड बात करते हैं तो ग्रहों में कुछ आंतरिक ग्रहें होते हैं। क्या कहा साथियों, तो ग्रहों में कुछ आंतरिक ग्रहें होती हैं। अर्थात अगर सूर्य के जो जितने नजदीक होते चले जाते हैं वो आंतरिक ग्रहों में कहला जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो भी ग्रह होते हैं उसको बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि आंतरिक ग्रह कौन है, कौन, आंतरिक ग्रह कौन है, तो आंतरिक ग्रहों के बाद सूर्य के बाद कौन होता है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को क्या कहते हैं साथियों, आंतरिक ग्रह। उसके बाद क्या होता है, क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट। क्या होता है साथियों, यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट होता है। और उसके बाद कौन होते हैं, बृहस्पति होते हैं। साथियों बात करते हैं कि पीएम जनधन योजना, क्या कहा, पीएम
जनधन योजना। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी इकाई कौन है? वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी इकाई जनधन योजना, जिसे 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया। कब? 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया। ये क्या था? जीरो बैलेंस पर आपके अकाउंट को ओपन किया जाएगा। क्या साथियों? कि जीरो बैलेंस पर आपके अकाउंट को ओपन किया जाएगा। और यही तो था, ये था पीएम जनधन योजना। साथियों बात करते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना। क्या कहा साथियों? तो संसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्म तिथि पर ये मनाया गया? पुण्यतिथि पर। तो बात करते हैं जयंती पर, तो यह जयप्रकाश नारायण जी के उपलक्ष्य पर। क्या? जयप्रकाश नारायण जी। और यह कब से लागू किया गया? तो 11 अक्टूबर 2014 से। कब? 11 अक्टूबर 2014 से लागू किया गया। साथियों बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। और इसे कब से लागू किया गया? तो 25 दिसंबर 2014 से लागू किया गया। साथियों 25 दिसंबर 2014 से लागू किया गया। वहीं पर बात करते हैं साथियों एक इंद्रधनुष कार्यक्रम होते हैं, इंद्रधनुष, और वह बैंकिंग से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं। साथियों कौन? बैंक से रिलेटेड होते हैं इंद्रधनुष। फिर बात करते हैं साथियों यह सौभाग्य योजना क्या है। साथियों बात करते हैं कि सौभाग्य योजना क्या है। क्या है साथियों? यह सौभाग्य योजना ये बिजली विभाग से संबंधित है। कौन? बिजली विभाग से संबंधित है यह सौभाग्य योजना। और कब से लागू किया गया? तो 25 दिसंबर 2017 से। कब? 25 दिसंबर 2017 से लागू किया गया। साथियों बात करते हैं अब कि स्वच्छ मिशन अर्थात स्वच्छ भारत मिशन कब से लागू किया गया? तो गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर 2014 से लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2014 से लागू किया गया। फिर साथियों बात करते हैं जल जीवन मिशन। क्या कहा? जल जीवन मिशन कब से लागू किया गया? तो 25 दिसंबर 2019 से लागू किया गया। कब? 25 दिसंबर 2019 से लागू किया गया। क्या? तो जल जीवन मिशन। क्या? जल जीवन मिशन 25 दिसंबर 2019 से लागू किया गया। अब बात करते हैं साथियों कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा कब से यह योजना लागू किया गया? तो यह योजना कब से लागू किया गया नहीं, यह है कब तक इसका लक्ष्य रखा गया। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक है? तो 2025 तक भारत में 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा इसका लक्ष्य रखा गया 2025 तक। अर्थात भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। फिर बात करते हैं साथियों शहरी आवास योजना। क्या कहा साथियों? कि शहरी आवास योजना कब से लागू किया गया? तो शहरी आवास योजना 31 दिसंबर 2021 से लागू किया गया। 31 दिसंबर 2021 से शहरी आवास योजना को लागू किया गया। साथियों बात करते हैं पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का। क्या कहा साथियों? कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य रखा गया वह कब तक रखा गया? तो 2025 तक। तो साथियों कब तक रखा गया है? तो 2025 तक यह रखा गया है लक्ष्य। वहीं पर बात करते हैं साथियों कि संविधान सभा। अब बात करते हैं साथियों कुछ संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया और क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्या साथियों? क्रिप्स मिशन 1942 में आया और कैबिनेट मिशन जिसमें 3 लोग आए थे, पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर, जो कि क्रिप्स मिशन कब आया था? 1946 का था। वहीं पर बात करते हैं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितने सीटों का बंटवारा किया गया था? तो 10 लाख सीटों पर 10 लाख जनसंख्याओं पर एक सीट। क्या साथियों? कि 10 लाख जनसंख्याओं पर एक सीट का बंटवारा किया गया था। वहीं पर साथियों बात करते हैं कि जब वहीं पर 389 जो सीट का बंटवारा किया गया था वह कैसे कैसे था? जिसमें कि 93 गो देसी रियासत से सीट थे। कितने? 93 गो देसी रियासत से सीट थे। आइए साथियों आगे बात करते हैं क्या है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो साथियों कहा क्या है, तो देखते हैं। तो सत्यमेव जयते। क्या कहा साथियों? कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहां से साथियों? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वहीं पर 4 आश्रमों का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो जवालोपनिषद से मिलता है। कहां पर? जवालोपनिषद में मिलता है साथियों। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वहीं पर साथियों बात करते हैं अष्टाध्यायी। क्या कहा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके लेखक? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है। पाणिनि लेखक जो अष्टाध्यायी लिखे हैं। बात करते हैं साथियों एक होता है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। ये 6
वेदांग है। साथियों कौन है? 6 वेदांग है। और वेद कितने हैं? तो साथियों ये 6 वेदांग है और 4 वेद हैं। कितने? 4 वेद है। साथियों बात करते हैं अब सूर्य के बारे में। कहा कि सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो वह ग्रह बुध है और इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, उसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो साथियों वह सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। वहीं पर बात करते हैं साथियों कि मंगल ग्रह क्या है? एक मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह के उपग्रह कौन है? तो फोबोस एवं डिबोस। कौन है साथियों? फोबोस एवं डिबोस। कौन है साथियों? फोबोस एवं डिबोस है। साथियों बात करता है शनि ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है? शनि ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है? तो साथियों शनि ग्रह के उपग्रह का नाम है टाइटन। कौन? टाइटन। और यह किस शेप में होता है? तो वह रिंग शेप में होता है। इसी को छल्ला के नाम से भी जानते हैं। रिंग को ही हम लोग साथियों छल्ला के नाम से जानते हैं। आइए साथियों बात करते हैं अब कुछ बैंक से संबंधित बातें हैं। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एवं बैंक ऑफ कोलकाता, इन तीनों बैंकों का मर्ज कर दिया गया, जो कि 1921 ईस्वी में मर्ज करके क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया साथियों? कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और वहीं पर साथियों जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 ईस्वी में एसबीआई रखा गया। साथियों क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया? साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई रखा गया। वहीं पर साथियों बात करते हैं अब 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या हुआ था साथियों? राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन क्या हुआ था? 14 बैंकों का इसी बैंकों के अंतर्गत 14 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का इसी में क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण हो गया था। और वहीं पर फिर से 1980 में इसी बैंकों में 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण हो गया। और तब जाकर 1 जनवरी, फिर बात करते हैं साथियों फिर आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो एक आरबीआई की स्थापना तो 1 जनवरी 1949 को हुई। क्या साथियों? कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की स्थापना हुई। वहीं पर बात करते हैं कि अगर न्यूनतम कोष प्रणाली कितनी हुआ करती थी उस समय, तो जो कि 1957 के तहत अगर 200 करोड़ है, अगर 200 करोड़ है तो उन 200 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड लेंगे, 115 करोड़ का गोल्ड लेंगे और 85 करोड़ का एफडीआई क्या होगा साथियों? 85 करोड़ का एफडीआई होगा। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पता चला कि जो बैंक ऑफ विजया हुआ करता था और जो देना बैंक हुआ करता था, जो विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय किसमें हो गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। कौन दो बैंकों का विलय हो गया? तो विजया बैंक एवं देना बैंक। कौन? विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय किसमें हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। वहीं पर बात करते हैं साथियों कि ओरिएंटल बैंक, क्या? ओरिएंटल बैंक एवं यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक एवं यूनाइटेड बैंक का किसमें विलय हो गया? तो पंजाब में, पंजाब नेशनल बैंक में उसका विलय हो गया। ओरिएंटल बैंक एवं यूनाइटेड बैंक का विलय किसमें हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में उसका विलय हो गया। साथियों बात करते हैं कुछ संविधान है और कुछ उसकी अनुसूचियां हैं। तो उसके अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या अनुसूची है? तो साथियों हम लोग चलो देखते हैं क्या है। क्या क्वेश्चन कहता है कि मूल संविधान एवं उसकी अनुसूचियां। तो कहा मूल संविधान में अनुसूची उस समय कितनी थी? तो 8 थी। और वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में भी 12 है। मूल में कितना था? तो 8। और वर्तमान में भी कितना है? तो वर्तमान में 12 है। आइए साथियों कैसे कैसे याद करते हैं जरा देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या दे रखा है? तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 यूटीज। क्या? 28 राज्य एवं 8 यूटीज हैं। कौन? 28 राज्य एवं 8 यूटीज हैं। और द्वितीय अनुसूची में क्या दे रखा है? द्वितीय अनुसूची में दे रखा है वेतन भत्ते। द्वितीय अनुसूची में क्या दे रखा है? वेतन भत्ते। वहीं पर तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं, थर्ड अनुसूची में। तो थर्ड अनुसूची में शपथ को रखा गया है। थर्ड में शपथ 3, 1, 2, 3, इन तीनों में शपथ, शपथ शपथ, 3 का मतलब शपथ। पहला क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा राज्य एवं यूटीज, पहला हो जाएगा राज्य एवं यूटीज। दूसरा हो जाएगा वेतन, और तीसरा होगा शपथ, तीसरा हो जाएगा शपथ। और चौथे अनुसूची में किसको रखा गया? राज्यसभा की सीटों के बारे में। क्या? राज्यसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा के सीटों के बारे में रखा गया है। फिर बात करते हैं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत
तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात करता है। वहीं पर 6वें अनुसूची के अंतर्गत रखे हैं तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, जरा साथियों देखेंगे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं ATMM। क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम लोग कहते हैं ATMM। क्या साथियों, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। क्या, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की प्रशासन के बारे में बात करता है, किसमें, 6वें अनुसूची में। फिर साथियों बात करते हैं 7वें में है सूची। 7वें में है सूची। सूची कितने होते हैं, तो साथियों सूची के बारे में बात कहा तो सूची 3 होते हैं। कितने साथियों, सूची 3 होते हैं। एक संघ सूची होते हैं, एक राज्य सूची होते, एक राज्य सूची होते हैं, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। क्या, समवर्ती सूची। क्या, समवर्ती सूची। वहीं पर साथियों बात करते हैं ये सूची जिसमें संघ का फैसला लेने का, जिस पर संघ का अधिकार होता है, किसी पर फैसला लेने का अधिकार, तो उसको संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं। जिस पर राज्यों का अधिकार होता है उसको राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं, और जिस किसी हिस्से पर संघ एवं राज्य दोनों का हिस्सा होता है, दोनों की भागीदारी होती है, उसको किस सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। साथियों बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची। क्या साथियों बात करते हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में बात किया गया। 8वीं सूची में भाषा के बारे में बात किया गया, और भाषा कितने हैं, तो 22 भाषाओं के बारे में बात किया गया। साथियों बात करते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची क्या है साथियों, भूमि सुधार है, जो कभी ना हो पाएगी। क्या, यह भूमि सुधार कभी ना हो पाएगी। फिर बात करते हैं 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, क्या कहा साथियों, 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल कानून को लाया गया। क्या, दल बदल कानून को 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 10वें अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लाया गया था। साथियों फिर से बात करते हैं कि 10वें अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन कहलाता। क्या, 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल कानून को लाया गया। वहीं पर बात करते हैं साथियों 11वें अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन। क्या कहा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हुआ करते हैं। साथियों कितने विषय होते हैं, तो 29 विषय होते हैं। वहीं पर बात करते हैं 12वां अनुसूची। क्या, 12वां अनुसूची जो कि 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया है, और यह क्या है, तो यह नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, तो नगर पालिका से संबंधित है, और इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें 18 विषय। कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं। अब आइए साथियों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो बात करता है क्या, तो देखते हैं। तो बात कहा कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आते हैं। कितने, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आते हैं। और मनोनीत कौन, यहाँ पर राज्यसभा में मनोनीत कौन करता है, तो राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। और कौन कौन क्षेत्रों से, तो साहित्य क्षेत्रों से, कला क्षेत्रों से, फिर खेल क्षेत्रों से, एवं यहाँ पर खेल दे सकते हैं, खेल क्षेत्रों से एवं विज्ञान क्षेत्रों से, इन सभी क्षेत्रों से राज्यसभा में मनोनीत कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। आइए बस साथियों उसी के अंतर्गत खेल से PT उषा को हाल ही में राज्यसभा में शामिल किया गया था। वहीं पर बात करते हैं साथियों कुछ पुस्तक एवं उसके कुछ लेखक के बारे में। तो कल्हन लेखक है, और इसके पुस्तक का क्या नाम है, तो राजतरंगिनी। और राजतरंगिनी में किसके बारे में कहा गया है, तो राजतरंगिनी में जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया है। कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है, राजतरंगिनी, और राजतरंगिनी में जम्मू कश्मीर के बारे में अधिकतर बातें लिखी गई है। वहीं पर बात करते हैं साथियों कि पतंजलि कौन से पुस्तक लिखे, तो पतंजलि महाभाष्य लिखे। पतंजलि महाभाष्य लिखे, और यह क्या है महाभाष्य, तो एक योग दर्शन है। क्या है साथियों, ये योग दर्शन है। मेगास्थनीज इंडिका लिखा है। क्या, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। साथियों बात करते हैं किताब अल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबर्नी है। कौन है साथियों, अलबर्नी है। वहीं पर बात करते हैं रहेला पुस्तक के लेखक कौन है, इब्न बतूता। कौन है साथियों, इब्न बतूता। CU की पुस्तक के लेखक हेंग सांग, जो कि चीनी यात्री हुआ करते थे। साथियों अब बात करते हैं अब कुछ दिन और रात से रिलेटेड। तो देखते हैं साथियों कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है, तो वह होता है 21 जून। कौन होता है साथियों, तो वह 21 जून को होता है। और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग साथियों मनाते हैं। 21 जून को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसे कब से मनाना शुरू किया हम लोगों ने, तो
2015 से। कब से साथियों? तो 2015 से। वहीं पर बात करते हैं साथियों कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह 22 दिसंबर को होता है। साथियों कब होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दिन एवं रात किस दिन बराबर होता है? तो दिन एवं रात किस किस दिन बराबर होता है साथियों? तो यह 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। क्या साथियों? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। क्या? 23 सितंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। दिन एवं रात उस दिन क्या होता है? सबसे बराबर होता है। अब आइए साथियों बात करते हैं कि कौन सी नोट कहाँ कहाँ छपती है। तो वो करेंसी नोट है जो कि कहाँ कहाँ छपी जाती है। तो यह नासिक, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और देवास कहाँ है साथियों? तो देवास मध्य प्रदेश में है। सामवनी कहाँ है? तो साथियों यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है साथियों? तो यह पश्चिम बंगाल में, WB वेस्ट बंगाल में है। और बात करते हैं साथियों मैसूर कहाँ है साथियों? तो मैसूर कर्नाटक में है। साथियों अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखते हैं क्या है प्रश्न अगला। तो देखते हैं साथियों कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र मनाया गया था, गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो गणतंत्र दिवस 22 जुलाई 1947 को क्या मनाया गया था? तो यहाँ पर उस दिन साथियों तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। साथियों बात करते हैं 22 जुलाई 1947 को ही क्या? तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। वहीं पर बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को। क्या? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। कब साथियों? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को साथियों अपनाया गया था। वहीं पर बात करते हैं दोस्त कि ऋग्वेद, क्या कहा साथियों? कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं एवं 1028 सूक्त। 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। एवं तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और यह गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है साथियों? तो यह गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। वहीं पर बात करते हैं साथियों 10वें मंडल में। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। कौन है साथियों? पुरुष सूक्त है। और गाय को वेदों में अघन्या कहा गया। साथियों गाय को वेदों में अघन्या कहा गया। गाय को वेदों में अघन्या, और अघन्या शब्द का मतलब होता है जिसका आप वध ना कर सके। साथियों अब बात करते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्या कहा? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कहा? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। साथियों बात करते हैं अब समुद्री वर्षावन। क्या साथियों? बात करते हैं कि समुद्री वर्षावन जो कि यह प्रवाल भित्ति के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है साथियों? ऑस्ट्रेलिया में है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षावन को। किसे साथियों? अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो साथियों यह ब्राजील में पाया जाता है। नील नदी का वरदान। साथियों नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो वह मिस्र को कहा गया, मिस्र को कहा जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ था? कॉप हुआ 27। क्या? कॉप 27। इसको कॉप को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कितने नंबर का? तो 27 नंबर का। कहां पर? मिस्र में हुआ है। साथियों बात करते हैं भारतीय बजट प्रणाली के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। साथियों किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। एवं रेल बजट को आम बजट में कब लाया गया? रेल बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया? रेल बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया? तो 2017 में जोड़ा गया। साथियों कब जोड़ा गया? तो 2017 में जोड़ा गया। और समिति का क्या नाम था? तो विवेक देवराय समिति। क्या नाम था साथियों? तो विवेक देवराय समिति के द्वारा 2017 में रेल बजट एवं आम बजट को एक साथ जोड़ दिया गया। साथियों बात करते हैं रेल बजट और आम बजट को अलग कब किया गया? रेल बजट एवं आम बजट को अलग कब किया गया? तो एक्वर्थ कमीशन के द्वारा। कब? एक्वर्थ कमीशन के द्वारा रेल बजट एवं आम बजट को अलग किया गया। वहीं पर साथियों बात करते हैं कि आजाद भारत का प्रथम बजट। क्या कहा? आजाद भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो सन्मुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? तो सन्मुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया। आजाद भारत का प्रथम बजट पेश किया गया किनके द्वारा? तो सन्मुखम सेट्टी के द्वारा।
गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई। किसने साथियों? तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। वहीं पर सर्वाधिक बार किसने बजट को पेश किया? तो वह कितना बार था? तो 10 बार। कितना बार था? तो 10 बार। और किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने। किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने पेश किया। साथियों अब बात करते हैं कि संविधान सभा, क्या संविधान सभा में सीट कितना था? तो वह संविधान सभा में सीट 389 सीट था, जिसमें 15 महिलाएं थी और 15 महिलाएं देसी रियासत से, जिसमें पहली महिला जो देसी रियासत से थी जिसका नाम था एनी मस्करीन। क्या नाम था? एनी मस्करीन। एवं मुस्लिम कौन थी महिलाएं? तो बेगम एजाज रसूल। कौन थी साथियों? तो बेगम एजाज रसूल। तो साथियों मैं आपसे आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो साथियों मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।